नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे कैसा होगा मोदी का मंत्रिमंडल। अगर देखा जाए तो लगातार इसे लेकर बातचीत होती रही है। खुद प्रधानमंत्री कई बार पार्टी स्तर पर भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा मंत्रियों के साथ भी मंत्रणा की जा चुकी है, लेकिन अब लगभग तय हो चुका है कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में युवा चेहरों की भरमार होगी। 25 ओबीसी और युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं का भी महत्व बढ़ेगा, उन्हें भी बड़ी जगह मिलने की यहां पर बात सामने आ रही है। ब्यूरोक्रेट्स की बात की जाए, टेक्नोक्रेट्स की बात की जाए, उन्हें भी मौका मिलेगा। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लगातार पीएम आवास पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। और नाम की अगर हम बात करें तो एक नाम जो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भी कल ही ये तय हो गया था। जिस तरीके से दिल्ली से बुलावा आया और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जाने लगे कि लंबे वक्त से जो इंतजार किया जा रहा था उस पर विराम लगेगा। तो शासन और व्यवस्था और अनुभव को तरजीह दी जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो सिंधिया, मीनाक्षी लेखी, नारायण राणे समेत कई नेता पहुंचे हैं। पशुपति पारस, प्रीतम मुंडे, भूपेंद्र यादव भी पीएम आवास पहुंचे। अजय भट्ट, कपिल पाटिल, शांतनु ठाकुर, शोभा भी यहां पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। अनुप्रिया पटेल, इनका नाम भी कल से ही चर्चाओं में था, मुलाकात करने पहुंचे। हिना गावित, अजय मिश्रा भी पीएम आवास पहुंचे हैं। तो कुछ नामों की यहां पर छुट्टी तय होना भी माना जा रहा है। वहीं अनुप्रिया पटेल की एंट्री होगी, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होगा, बंगाल की देवोश्री की छुट्टी तय मानी जा रही है। तो ओबीसी की संख्या यहां पर बढ़ सकती है। मोदी कैबिनेट में अभी बात की जाए तो 1.5 दर्जन ओबीसी चेहरे हैं, लेकिन ये संख्या 25 तक जा सकती है। और युवाओं के साथ साथ अनुभव को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें, सर्बानंद सोनोवाल की करें, मंत्री बनना तय है। शासन और व्यवस्था और अनुभव को तरजीह दी जाएगी, मौका दिया जाएगा। और मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में यह माना जा रहा है कि सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा। तो कैबिनेट में युवाओं के साथ साथ अनुभव को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से भी माना जा रहा है कि 4 चेहरे सामने आएंगे। वहीं अनुप्रिया और कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर का मंत्री बनना तय है। खीरी से सांसद अजय मिश्र और बीएल वर्मा भी पीएम आवास पहुंचे। तो शपथ लेने वालों में 24 नाम फाइनल माने जा रहे हैं। जेडीयू के 4 मंत्री होंगे। वहीं सिंधिया, सोनोवाल, राणे समेत सभी प्रधानमंत्री आवास मुलाकात करने पहुंचे।
तो चर्चा में शामिल करेंगे हमारे मेहमानों को। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही स्टूडियो से मेरे साथ प्रबंध संपादक मनोज सैनी जुड़ेंगे। सबसे पहले सैनी सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इस वक्त बड़ी खबर का आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जो केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री है पोखरियाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके पद से इस्तीफा ले लिया गया है। इसी तरह देवोश्री जो बंगाल से आती है, उनका इस्तीफा हो गया। तो बड़ी खबर यही है कि अब एक बड़ा मंत्रालय खाली हो गया, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में उनको देखा जाता है, तो अब उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन जो सूची है उसके मुताबिक करीब 24 ऐसे नए लोग हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। 23 लोग तो ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर चुके हैं। हो सकता है कोई और एक आध नाम इसमें देखने को मिले, लेकिन सभी नाम चौंकाने वाले हैं। जैसे उत्तराखंड से हम बात करें तो नाम आया है, अजय भट्ट का नाम सामने आया है। अजय भट्ट भारतीय जनता पार्टी में एक युवा चेहरा भी है, बड़े नजदीकी माने जाते हैं अमित शाह के। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होने जा रहा है। इसी तरह मीनाक्षी लेखी को इस बार जगह मिल रही है। भूपेंद्र यादव जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको भी जगह मिलने जा रही है। सुनीता दुग्गल के बारे में आपको बता दूं, सुनीता दुग्गल एक IRS अफसर है और बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, कई काम किए उन्होंने हरियाणा में रहते हुए। हरियाणा से आती है, तो उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। इसी तरह नारायण राणे, हिना गावित बेसिकली एक डॉक्टर हैं, तो उनको भी, जैसा कहा जा रहा था नाजरीन कि पढ़े लिखे लोग यानी जो टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, उनको जगह मिलेगी। तो आप देखिए कि चाहे आप हिना कांवरे की बात करिए या शोभा करांजपे की बात करिए, मीनाक्षी लेखी, या हम बात कर रहे थे सुनीता दुग्गल की, तो महिलाओं को भी खासा प्रतिनिधित्व इसमें दिखाई दे रहा है और युवा चेहरों का ध्यान रखा गया। बिल्कुल, युवाओं को मौका दिया जाएगा। चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी भी बने हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रकाश सर, कैसे देखा जाए? पटकथा बहुत लंबे वक्त से लिखी जा रही थी, अब सब कुछ सामने है, लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन कुछ एक नाम जो चौंकाएंगे भी, कुछ एक ऐसे लोग जो शायद परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाए और इस वजह से उनकी छुट्टी होना तय। जी हाँ, जिन मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, उनकी छुट्टी होने की बात कही जा रही है जी। और क्या आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? जी 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 बिल्कुल। तो जिन मंत्रियों के बारे में शिकायत, उनकी छुट्टी होना तय है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमारे एक राज्यसभा के सांसद रहे गहलोत जी को राज्यपाल बनाने का फैसला किया गया, उससे मोदी जी ने 4 निशाने एक साथ साध किए हैं, ये बात कहनी पड़ेगी। और जो राज्य बड़े राज्य हैं वहां ज्यादा प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, इसमें दो मत नहीं। अब उत्तर प्रदेश पर निगाहें पूरी सभी लोगों की टिकी हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोगों को मंत्री बनाना तो तय है, इसमें दो मत नहीं जी। लेकिन क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से गहलोत जी को अलग जिम्मेदारी दी गई है, माना गया कि जगह खाली की गई सिंधिया जी के लिए, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य, आने वाले वक्त में चुनाव भी है, अभी दोहरी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल पर, और इस तरीके से जो फेरबदल हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भी माना जा रहा था। आवाज नहीं मिल रही आपको? चलिए, क्या लगता है सर, ये जो फेरबदल किया गया है, इसे आगामी चुनावों की रणनीति माना जाए, या फिर कोविड की वजह से जो केंद्र की छवि पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा था, वो भी एक बड़ी वजह है बदलाव की? देखिए, यदि हम जिन चेहरों का आपसे जिक्र कर रहे थे नाजनीन, उनको देख लें, सुनीता दुग्गल हो या फिर मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चमकता धमकता चेहरा है जो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और राज्यसभा सदस्य भी बने। लेकिन हिना गावित की बात करें या भगवत कराड़, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं छवि चमकाने वाले चेहरे होंगे, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसलिए उन लोग को जगह भी मिलने जा रही है। पर बड़ी बात यह भी है कि जो उपचुनाव की बात कही जा रही, विधानसभा चुनाव चाहे पश्चिम बंगाल में हो या उत्तराखंड में हो या बात उत्तर प्रदेश की हो, तो निश्चित रूप से वहां का ध्यान रखा गया। जैसे अजय भट्ट जो कि उत्तराखंड से आते हैं, तो एक ब्राह्मण चेहरा है, और वहां पर आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री बदले गए तो ब्राह्मणों के बीच और जो वहां संतों के बीच में काफी विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो गई थी, तो उसको साधने का प्रयास किया गया। इसी तरह हम भूपेंद्र यादव को देख रहे हैं, तो बैकवर्ड से आते हैं, यादव है, और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है वो यादव बाहुल्य की पार्टी है, तो निश्चित रूप से उस चीज का भी ध्यान रखा गया। जहां तक हम बात करें कपिल पाटिल की, तो कपिल पाटिल महाराष्ट्र से आते हैं, भिवंडी से, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा है जो लगातार जुड़े रहे हैं सरकार के बीच में और उनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात है। दूसरा, हम यदि बात करें नारायण राणे की, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन सीनियर लीडर है, काफी उनका अनुभव है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में सौंपी जा रही है, जो अब फडणवीस की जगह दिखाई दे सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, और नारायण राणे यहाँ रहेंगे। लेकिन
जहां तक हिना गावित की बात करते हैं तो ये MBBS है, डॉक्टर हैं, तो हमें लगता है जैसा कहा जा रहा था कि कोई जिम्मेदार डॉक्टर या ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, तो चलिए, यही कुल वजह मिला नजर के आ रही है। कहा जा सकता है कि ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो युवा भी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और अलग अलग फील्ड से भी आते हैं। ऐसे में जी बोलिए। एक और खबर आ रही है कि संतोष गंगवार ने, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कुल मिलाकर 4 मंत्रियों के अभी तक इस्तीफे हुए हैं, जिसमें से संतोष गंगवार की बात करें या फिर देवोश्री बंगाल से बात करें, दिनेश पोखरियाल की बात करें, और कल हमने देखा था कि मध्य प्रदेश से थावरचंद गहलोत जो आते हैं, हालांकि उनको राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन 4 मंत्रियों ने अभी तक इस्तीफे दिए हैं। जी, तो राज्यपाल बना जी, दिए गए। उनको राज्यपाल बनाया गया, लेकिन कुल मिलाकर 4 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं और इस्तीफों की जो कतार है, अब हमें लग रहा है ये ज्यादा लंबी भी हो सकती। करीब 8 से 10 ऐसे मंत्री हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो यूपी पे खासा फोकस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यूपी की अगर हम चौकड़ी की बात करें तो 4 चेहरे यहाँ से सामने आ सकते हैं और ये माना जा रहा है कि इन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अभी जिस तरीके से परफॉर्म ना कर पाने की वजह से कुछ इस्तीफे भी सामने आ चुके हैं। ये साबित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल सामने आएगा, जो चेहरे सामने आएंगे, वो दूर की रणनीति को देखते हुए मोदी सरकार लेने जा रही है और इसीलिए लंबा गहन चिंतन और मनन किया गया है। 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, लेकिन बंगाल को से अछूता रखा गया। कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से राजनीति जो है वो सामने दिखाई दे रही है और सियासत को समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इन फैसलों में क्या चौंकाने वाले नाम भी सामने आएंगे, अभी और भी इस्तीफे क्या सामने आएंगे, इस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी लगातार बने हुए हैं। आवाज मिल रही है सर आपको? जी हाँ, मिल रही है। सीधा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से ये माना जाता है कि एक रास्ता जो है राजनीति का खुलता है। आने वाले वक्त में वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, 4 चौकड़ी मानी जा रही है, 4 लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या लगता है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? निश्चित ही उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाना है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है जी, उस पर निगाह पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की रहती है। ये बात भी कही जाती कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, तो बगैर लखनऊ गए दिल्ली नहीं जाया जा सकता। और हमारे प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना तो लाजिमी बनता ही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं और साथ में गोवा के भी चुनाव होने हैं, पंजाब के चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों पर सरकार की निगाह है, मोदी सरकार की निगाह है। लेकिन ये बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत सोच समझकर सुविचारित तरीके से हो रहा है। पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से प्रधानमंत्री प्रत्येक मंत्री के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे, प्रत्येक मंत्री का PPT देख रहे थे, प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे थे, मंत्री से 1 to 1 बात कर रहे थे। तो जाहिर है कि बहुत सोच समझकर कार्य कर रहे हैं। और अभी एक टीवी चैनल ने दिल्ली से खबर दी कि वरुण गांधी ने शायद प्रधानमंत्री की पेशकश, मंत्री बनने की पेशकश ठुकरा दी है और वे मंत्री नहीं बन रहे हैं। अब ये शाम को ही पता चलेगा कि वरुण गांधी आते हैं मंत्रिमंडल में या नहीं आते। चलिए, बड़ी खबर है और इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सुरेश सर हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश सर, वरुण गांधी ये नाम भी कल से चर्चा में था, लेकिन जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये पेशकश ठुकरा दी गई है, कैसे देखेंगे? ऐसा नहीं आया है और हो सकता है किसी चैनल ने फ्लैश किया हो, अभी तो जानकारी में प्रकाश जी को आया होगा। तो इस बारे में जब तक अधिकृत नहीं हो तो कोई ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है जो राजनीतिक दृष्टि से हम लोग समीक्षा के रूप में कह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा है तो इसको जो है बहुत गंभीर रूप से माना जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेनका गांधी जी को शायद पिछली बार मंत्रिमंडल में नहीं लिया और पिछले दिनों मेनका गांधी जी का जो विवाद मध्य प्रदेश के कुछ डॉक्टरों के या अन्य देश के डॉक्टरों के साथ हुआ है, ये सारी पृष्ठभूमियों को एक साथ रख करके जब हम देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या एक वास्तविकता है इसके पीछे की। तो वरुण गांधी जी के बारे में अभी बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं। चलिए, अगर नामों पर हम बात करें, जिस तरीके से चर्चा में कुछ नाम आए हैं, परफॉर्मेंस की बात आ रही है, लगातार मंत्रणा हुई है और ऐसे में ये कहना कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा, क्या दूरदृष्टि आप देख रहे हैं मोदी सरकार की और किन चेहरों को आपको लगता है कि ज्यादा तरजीह देनी ही चाहिए थी? देखिए, देश की राजनीति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन करके कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है। हाँ, यदि देश की जनता यदि कुछ विचार करेगी तो हम ये सोच सकते हैं कि देश की जनता का निर्णय जो है वो स्रोतधारी रहता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में और लोगों को समाविष्ट करके, युवा लोगों को समाविष्ट करके
और अगली पीढ़ी को तैयार किया है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल में भी युवाओं को ज्यादा स्थान देने के का आशय ये निकाला जाना चाहिए कि वो युवा जो है मंत्रिमंडल में काम करना सीखेंगे और आने वाले समय में जो है वो एक प्रकार से देश का संचालन करने की हैसियत में आ जाएंगे। तो ये एक जो संघ भाजपा का विचार रहता है कि हम पीढ़ियों को तैयार करते रहे, मुझे लगता है यदि ऐसा है तो ये विचार कहीं न कहीं काम कर रहा है। चलिए प्रकाश जी, संघ का विचार है, संगठन की बात है, बीजेपी मजबूत है और आगे की रणनीति पर काम कर रही है। अगर देखा जाए चित्रकूट में भी संघ की बैठक मंत्रणा जारी है। कल जो फेरबदल हुआ, 8 राज्यपाल बदले गए और अब जिन चेहरों को शामिल किया गया है, क्या लगता है संघ का भी इसमें कुछ हस्तक्षेप या कुछ अपेक्षाएं उनकी तरफ से जो वो चाहते होंगे वो दिखेंगी, इसमें उसकी झलक दिखेगी? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में जो कुछ निर्णय किए जाते हैं वो आरएसएस के मार्गदर्शन में ही किए जाते हैं। आरएसएस के मार्गदर्शन में जो फैसले होते हैं वो उनका अनुकरण करते हैं। राज्यपालों के की नियुक्ति और तबादलों में, उनकी पदस्थापना में भी संघ की प्रमुख भूमिका रही होगी, निश्चित ही रही होगी। और जिन राज्यपालों के बारे में आपत्तियां थी, जैसे महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के बारे में थी, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल भी चर्चा में आए हैं, विवादों में रहे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति जी ने हटाना उचित नहीं समझा। तो ये शायद बीजेपी और संघ की रणनीति रही होगी, उन्होंने उनकी सलाह मानी जाती होगी वहां। तो ये बात तो मुझे लगती जी। चलिए, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले सैनी सर ने भी इस बात की पुष्टि की थी, मंत्री संतोष गंगवार की छुट्टी हुई है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कैबिनेट से छुट्टी हुई। ये जो इस्तीफे सामने आ रहे हैं, ये जो बातें सामने आ रही हैं, सैनी सर क्या लगता है किस तरीके से आगे की रणनीति पर काम हो रहा होगा? देखिए, इस बार साफ किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें आ रही कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिले, जिसका हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे युवा चेहरे हैं जिससे छवि बेहतर हो सके। जहां तक रमेश पोखरियाल की बात करें तो उनका स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं बताया जा रहा है और ऐसा लग भी रहा था कि शायद वो इस्तीफा दे दे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उनकी जगह कौन होगा, क्योंकि बड़ी तेजी से ये भी चर्चा थी कि शिक्षा मंत्री के रूप में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थान मिल सकता है। ये भी बड़ी तेजी से खबरें चली थी। वो लंबी कई दिनों से अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, कई किताबों को पढ़ रहे हैं, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद हो सकता है कि वो वहां नजर आए। हालांकि कुछ लोग रेल मंत्रालय की बात भी उनके लिए कर रहे थे। लेकिन श्रम मंत्री संतोष गंगवार भी यदि उम्र की दृष्टि से आप देखें तो हमें लगता है उम्र और आप कितना काम कर पा रहे हैं, यानी बड़ी तेजी से काम करना शायद सरकार का मकसद अब होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि छवि को बेहतर करना, कोविड की महामारी के बीच में जो सवाल खड़े हुए हैं उनका भी जवाब देना है। स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे हिना गावित को यदि लेकर लाए हैं तो वो MBBS है, डॉक्टर है। हालांकि हर्षवर्धन सिंह भी डॉक्टर हैं, पर हो सकता है कि उनको एक अलग से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए और फिर उनका उपयोग भी किया जाए। इसी तरह यदि सुनीता दुग्गल को लाए हैं तो इन्वेस्टमेंट, आर्थिक मामलों में उनको शायद जगह मिले, क्योंकि IRS हैं, उनको काफी खासा अनुभव है। इसी तरह यदि हम बात करें मीनाक्षी लेखी, खैर बहुत अच्छी कानूनविद मानी जाती, वकील हैं, तो उनको भी ऐसी जगह दी जा सकती है। लेकिन जो नए चेहरे यदि लेकर आ रहे हैं और संतोष गंगवार या हम इनकी बात करें दोनों की, तो दोनों एक तो उम्र के उस पड़ाव पर थे, खासकर संतोष गंगवार की उम्र ज्यादा बताई जा रही है, दूसरा रमेश पोखरियाल स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं थे। यानी इस बात का ख्याल रखा जाए, ख्याल सारे पहलुओं को दिया जा रहा है, उस पर तवज्जो दी जा रही है। इस वक्त जो खबर मिल रही है प्रकाश सर, अगर बात की जाए PM आवास से JP नड्डा और सिंधिया निकल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी की सक्रियता बहुत दिखाई दी, कुछ सवाल विपक्ष ने तब भी खड़े किए। अब भी जब नाम की चर्चा है, तय माना जा रहा है मंत्रिमंडल में उनका जिस तरीके से उनको जगह दी जाएगी, इस पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। सौदे की बात की जा रही है, डील की बात की जा रही है, इनाम की बात की जा रही है। तो क्या लगता है, थोड़ी देर पहले सुरेश जी ने कहा कि कोई हटा सके ऐसा कोई विपक्षी दल दिखता नहीं, तो ऐसे में क्या विपक्ष को आरोप लगाने से ज्यादा खुद पर गौर करने की जरूरत है? जी हाँ, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। विपक्ष जानता है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रमोट किया जा रहा है और मंत्री बनाया जा रहा है, इससे उनमें निराशा जरूर है, क्योंकि सिंधिया को वो अपनी पार्टी में सहन नहीं कर पा रहे थे और सिंधिया को पार्टी छोड़नी पड़ी। जाहिर है उनकी निराशा होगी। लेकिन आज मंत्रिमंडल शपथ के दौरान ये बात पता चलेगी कि अगर सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो ये एक तरह से कांग्रेस पर करारा थप्पड़ होगा, जो उन्हें किसी लायक नहीं मानते थे, लगातार उन पर तर्ज कसते चले आ रहे थे। लेकिन चूंकि
केंद्र में मंत्री होना, राज्य मंत्री होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी के जमाने में, तो उन्हें अनुभव भी है। हो सकता है उनका प्रमोशन हो और वे कैबिनेट मंत्री बन जाएं। और थावर चंद जी केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो हो सकता है कि सिंधिया जी को भी कैबिनेट मंत्री पद मिले। और अगर ये कैबिनेट मंत्री पद मिलता है तो मध्य प्रदेश के लिए निश्चित ही बहुत बड़ी बात होगी। ये बात तय है कि सिंधिया जी को जो भी विभाग मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग ही मिलने वाला है। वैसे सभी विभाग महत्वपूर्ण, लेकिन बड़ा विभाग उन्हें मिलने वाला है। अब ये देखते हैं कि हवाई जहाज से इंदौर से दिल्ली जाने वाले सिंधिया जी रेल में बैठकर आते हैं या सड़क मार्ग से आते हैं। चलिए, लेकिन कल भी हमने इस पर जब चर्चा की थी तो ये कहा जा रहा था कि इतना बड़ा विभाग दिया जाए, ऐसा बीजेपी अक्सर नहीं करती है। इससे पहले भी कई फेरबदल हुए, कई लोगों ने दल बदले थे, लेकिन लगातार मांग के बाद भी वो मुंह मांगी मुराद पूरी नहीं हुई थी। सुरेश सर, आपको क्या लगता है, बहुत दखल रहा है सत्ता परिवर्तन की? अगर हम बात करें सीधे सीधे सिंधिया जी का मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रुख रहा, उसके बाद क्या ये जो इनाम की बात की जा रही है या जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्या लगता है क्या उनको सौगात मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्हें कोई इनाम दी जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा सताए जाने के बाद वो छोड़ करके गए हैं। कोई उन्होंने कांग्रेस से बगावत नहीं की है। कमलनाथ का जो व्यवहार था वो व्यवहार अपमानजनक था, और अपमान करने का जो राजमाता सिंधिया जी के साथ किया गया था वैसा का वैसा ही अपमान जो है वो अब की बार हुआ है। तो इसलिए जो घटनाक्रम था वो सेम है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई उनको पारितोषिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिस तरीके के व्यक्ति हैं, जिस तरीके के परिवार से आते हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ा योगदान है, तो इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो जो विभाग उनको मिलना चाहिए वो ऐसा विभाग होगा जो युवाओं की छवि निखार सके, आकर्षित कर सके अपनी तरफ, और आउटपुट देने वाला विभाग होगा। तो मेरी जो कल्पनाएं हैं वो इस प्रकार की हैं। तो सिंधिया जी को महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तो इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं शामिल होंगी। अल्पसंख्यक से 5 मंत्री बनाए जाएंगे, 13 वकील, 6 इंजीनियर भी इसमें शामिल होंगे और 43 चेहरे सामने आएंगे। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैनी सर, 5 अगर देखा जाए मंत्री जो हैं वो अल्पसंख्यक कोटे से होंगे, यानी कि अगर हम थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें और जिस तरीके से बयान सामने आया था, उस बयान पे काफी चर्चाएं भी हुई, मोहन भागवत का वो बयान और सबको साथ लेकर चलने की बात, और इसमें मंत्रिमंडल विस्तार में उसका ख्याल भी रखा जाना, क्या इशारा करता है? देखिए, बिल्कुल साफ है। यदि मोहन भागवत जी ये कहते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल में 5 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जगह मिल रही है, तो सीधी सी बात है कि उन्होंने एक मंच से मैसेज दिया। और आप याद करिएगा कि जब उन्होंने जो कहा है, जहां से भी जब कभी कोई मौका मिला है, उनका बयान सामने आया या किसी संबोधन में बात कही है, तो थोड़े ही दिन बाद केंद्र या राज्य पर उसका असर दिखाई दिया। तो हमें लगता है सीधे तौर पर ये उसका असर है। और 5 यदि अल्पसंख्यक लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा तो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को नहीं भूल सकते। हमें लगता है कि यूपी को भी साधने का प्रयास किया गया और यूपी से ही उन्होंने ये बात कही थी, गाजियाबाद से। तो सीधे तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है, यानी सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मोदी जी का नारा है, उसके साथ अब आगे बढ़ने की कवायद देखने को मिल रही। यदि साथ लेने की बात है तो अल्पसंख्यक को साथ लिया जा रहा है। दूसरा आप देखिए ना, हिना गावित है जो दलित वर्ग से आती है, तो उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। यदि भूपेंद्र यादव है तो वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सुनीता दुग्गल है तो वो एक अलग वर्ग से आती है। तो अलग अलग वर्गों को भी साधने का प्रयास इसमें किया गया। मुझे लगता है इस पर एक टिप्पणी प्रकाश सर की भी ले लेनी चाहिए। सर, 5 चेहरे होंगे, अल्पसंख्यक मंत्री बनाए जाएंगे, कैसे देखते हैं? ये क्या बात हुई कि जब मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं होते तो शिकायत है, तो शिकायत। अरे, इस देश के सभी नागरिक हैं, सभी सांसद हैं, सभी सम्मानित नेता हैं। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वे किसे चाहे किसे नहीं चाहे। तो इसमें मेरे ख्याल से आपत्ति किसी को करनी नहीं चाहिए। और पहले भी मंत्रिमंडल में रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री रहे हैं, बीजेपी के समुदाय में रहे हैं, अटल जी के वक्त में भी रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। और जब कोई नहीं होता है या कम होते हैं तब भी शिकायत, ज्यादा है तब कहा जाता है चुनाव को देखकर किया जाता है। जब यूपीए की सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री होते तब कोई नहीं कहता कि अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो सामान्य प्रक्रिया है। स्वागत है, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस देश में, सभी जातियों का, सभी क्षेत्र के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का। और
ये देश किसी से चल रहा है। चलिए देखेंगे, आपने कहा कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत में क्या सारी बातें इतनी आसान लगती हैं? युवा जो होंगे इस बार ज्यादा संख्या में नजर आएंगे, अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। हालांकि सियासत में इस बात को सीधा बताया जा रहा है। इस वक्त रुख करेंगे बड़ी खबर का जो हमें मिल रही है। बता दें आपको कि इस्तीफों की जो बात सामने आ रही है उसमें कुछ और नाम भी जुड़ गए हैं। उन नामों पर नजर डालेंगे और आपको बताते हैं उन नामों में शामिल है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा, मंत्री संतोष गंगवार ने भी अपना इस्तीफा भेजा, देवोश्री और बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा हुआ। तो स्वास्थ्य को लेकर भी यहां पर बात की गई। मनोज सैनी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से भी कुछ इस्तीफे सामने आए हैं। कुछ बात सामने आ रही है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा और इस वजह से भी इस्तीफा लिया गया। वहीं श्रम मंत्री और शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो इस्तीफे हो चुके हैं। अगर बात की जाए सैनी सर, क्या लगता है ये इस्तीफे सामने आ रहे हैं? और थोड़ी देर पहले प्रकाश जी ने कहा कि जब मौका मिलता है तब भी सवाल होते हैं, जब मौका नहीं मिलता है तब भी सवाल होते हैं। सबको साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या सियासत में चुनावों को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या इन फेरबदल को अंदाज किया जा सकता है? क्या मोहन भागवत जी के बयान को नजरअंदाज किया जा सकता है? और जब भी कोई बात कही जाती है वो इतनी सीधी या इतनी आसान भी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके पीछे का अपना वजह या अपनी जगह होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही नाज़रीन, और प्रकाश सर का मुझे लग रहा है यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वही है लेकर चलने की बात, और वो आगे दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है या उत्तराखंड के चुनाव आने वाले दिनों में, गोवा में चुनाव दिखाई देंगे, तो हमें लगता है कि उसको तो ध्यान में रखा ही गया। क्योंकि 2023-24 की अब हमें नहीं लग रहा जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो भी होगा, जो संख्या दिखाई दे रही कि उसके बाद कोई नया मंत्रिमंडल बनेगा। हाँ, 1-2 पद हो सकता खाली रखे जाए जिसमें किसी को जगह मिलेगी, लेकिन 4 लोगों के जो इस्तीफे हुए, रमेश पोखरियाल, श्रम मंत्री संतोष गंगवार या बाबू सुप्रियो, देवोश्री, ये दोनों पश्चिम बंगाल से आते हैं। और खाद्य मंत्री उनका भी इस्तीफा हुआ, और खाद्य मंत्री का भी इस्तीफे की जो बात कही जा रही है, तो पश्चिम बंगाल से जो चर्चा थी वो यही है कि वहां पे चुनाव में जो सफलता मिलना चाहिए था, मुझे लगता है वो नहीं मिली। और कुछ नए लोगों को हो सकता है कि पश्चिम बंगाल से मौका इसमें दिया जाएगा और उसके नाम भी सामने देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। पर बड़ा सवाल यही है कि जैसा हम लगातार कह भी रहा था, ND24 की करीब 10 से 12 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको शायद इस्तीफा देना पड़ेगा और उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा, कुछ नए लोगों का आगमन होगा और उम्रदराज जो लोग हैं उनको या तो कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि अब जो तैयारी है वो 2023-24 आने वाले विधानसभाओं की तैयारी है। जहां तक 5 जो बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों को स्थान दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये संख्या एक बार में तो बड़ी है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। चलिए, अगर सुरेश सर से अगर उनकी बात को लेकर ही आगे बढ़ा जाए कि कोई दिख नहीं रहा है टक्कर में, और इसलिए जब जिम्मेदारी है कंधों पर तो आगे की बात सोचना और उस पर काम करना जरूरी हो जाता है, जो मोदी सरकार कर रही है। सुरेश सर, अगर देखा जाए विस्तार के पहले ही मंगलवार को एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है और उसकी जो जिम्मेदारी है माना जा रहा है कि यूपी को मिल सकती है, तो आप कैसे देखते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिहाज से, कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था चरमराई उसे बढ़ाने के लिहाज से? देखिए, सहकारिता विभाग जो है वो अपने इंटरनल कामों के लिए होता है, उसका बहुत अर्थव्यवस्था से कितना होगा, क्योंकि ये इंटरनल अर्थव्यवस्था का विषय होता है कि सहकारी संस्थाएं बना करके आप व्यापार व्यवसाय करें और आप अपने आप में संपन्न हो जाएं। पर राज्य के राजस्व के लिए बहुत ज्यादा उसका क्या असर पड़ेगा, अभी मेरे लिए समझने में समय लगेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर एक कहना चाहूंगा, जो दोनों मित्रों ने अभी एक बात कही है उसको जो उसी के साथ जोड़ते हुए, कि ये मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम जो आए थे उसका कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय में जो भाजपा के प्रति स्वीकार्यता जो है वो नहीं बन रही है, उसके बारे में भी कहीं न कहीं चिंतन है। क्योंकि 125 सीटें जो है बंगाल में हैं और वो सारी की सारी ममता बनर्जी के खाते में चली गई। कांग्रेस और वामपंथियां जो है उनको भी 0 मिला उसमें। तो ये एक सबसे बड़ी दहशत उत्तर प्रदेश में शुरू होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 140 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिनको जो है मुस्लिम मतदाता तय करेगा, यानी अल्पसंख्यक मतदाता तय करेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी एक संदेश देने का प्रयास है कि भाई ये नाराजगी का कारण नहीं होना चाहिए, हम तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। यही बात मोहन भागवत जी ने कही है, यही बात मोदी जी कहते रहे हैं, और ये अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि अब देश के उन समाजों को भी सोचना चाहिए जो समाज जो है एक राजनीतिक
अवधारणा या विचार को लेकर के जब बार बार स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को उनको भी सोचने का समय है। क्योंकि मैं एक बात जरूर कहूंगा नाजरीन जी, जो बड़ी गंभीर है कि भारत की आजादी के वक्त जितना मुस्लिम समुदाय बचा था वो भारतीय मानस को मानने वाला था, और हम सब लोग उनकी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ आज भी इज्जत करते हैं। लेकिन ये दुखद और चिंता का विषय है कि उनकी चौथी और पांचवी पीढ़ी जो है वो जिन्ना की भाषा बोलती है, उसकी शैली में चलती है। ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर कहीं कहीं समाज को और बाकी लोगों को मंथन करना चाहिए। इसलिए जुड़ करके दोनों तीनों समुदाय जितने भी हैं भारत की, जो विविधता में एकता और अनेकता में एकता का जो विषय है, उसको परिपालन करने की जिम्मेदारी सभी समुदायों की है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो संदेश देना चाहती है, उस संदेश को स्वीकार करके सारा देश साथ हो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, और सरकार सबको साथ लेकर चलने की कोशिश भी कर रही है। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ओबीसी एसटी वर्ग को भी आगे और साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। अभी इस वक्त जो खबर मिल रही है कि ओबीसी कोटे से 27 मंत्री हो सकते हैं, वहीं एससी कोटे से 12, एसटी से 8, अल्पसंख्यक 5 और 11 महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। प्रकाश सर, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, युवा चेहरों को मौका देने की बात हो रही है। तो ऐसे में माना जाए कि जो परेशानियां हैं, विपक्ष जिनकी बात कर रहा है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, महंगाई से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, इन कमियों पर फोकस किया जाएगा। जी हाँ नाज़नीन, इन सब कमियों पर फोकस किया जाना है। हर देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, भारत के सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कोरोना काल में वे समस्याएं बढ़ गई जी। ऐसे में सरकार, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे के साथ आई थी, लेकिन 81 में से केवल 53 मंत्री थे, कई मंत्री पद खाली रखे थे। एनडीए के घटक दलों में केवल एक रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी के ही मंत्री थे। तो एनडीए के लोगों को भी साथ लेकर चलना है, सरकार को जो नेतृत्व है उसे एनडीए के दलों को भी साथ लेकर चलना है, और सभी वर्ग के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में इस बात को भी लेकर चलना है। उसी के लिए कोशिश की जा रही है। और ये मंत्रिमंडल का निर्माण हो रहा है, कोई यज्ञ तो हो नहीं रहा है कि पूजा पाठ किया जा रहा है। तो राजनीतिक तरीके से सोचा जाना चाहिए, तो सोचा भी जा रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राजनीति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, तो जाहिर है राजनीति है, मंत्री सोच समझ कर ही बनाया जाएगा। नाज़नीन जी, बिल्कुल सोच समझकर बनाया जाएगा। और प्रकाश जी ने यज्ञ की बात कही, लेकिन अगर हम देखें सैनी सर, जब भी बीजेपी कुछ काम करती है तो इन सब बातों का भी बारीकी से कहीं ना कहीं ध्यान रखती है। जैसे कि खबर मिल रही है कि जो वक्त तय किया गया है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए या शपथ के लिए, वहां पर अगर देखा जाए सर्वार्थ सिद्धि योग की बात भी सामने आ रही है। तो क्या देखा जाए कि हर पहलू को ध्यान में रखकर, क्योंकि काम अच्छा है, बेहतरी के लिए किया जाना है, और इस वजह से इस पहलू पर भी नजर है। देखिए, आज दो योग है, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, दूसरा बुद्धादित्य योग है। बुद्ध के साथ युति हुई है तो बुद्धादित्य योग भी आज माना जाता है। और स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में कई ऐसी चुनौतियां सरकार के सामने होगी। एक तो कोविड का जवाब भी देना है, कोविड महामारी में जो आरोप लगे हैं उसका जवाब देना है। दूसरा, आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और 5 लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग, या हम देख रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब 11 महिलाओं को जगह मिल रही है इस पूरे उसमें, और 27 लोग ओबीसी के होंगे। तो ओबीसी का वर्ग सबसे बड़ा वर्ग आता है उत्तर प्रदेश में। तो हमें लगता है हर वर्ग को साधने का प्रयास भी किया गया, और इसीलिए ये दिखाई दे रही। लेकिन बंगाल से शांतनु ठाकुर भी एक नाम सामने आ रहा है, या मनसुख मांडविया की बात करें, इनका प्रमोशन होने जा रहा है। अनुराग ठाकुर की हम बात करें तो हमें लगता है कि इनका भी प्रमोशन होने जा रहा है, जो चर्चा सामने आ रही है। हरदीप पुरी भी, उनका भी प्रमोशन होने जा रहा है। तो मनसुख मांडविया, आप देखिए, ये भी बंगाल से आते हैं, तो प्रमोशन है। शांतनु ठाकुर और निश्चित प्रामाणिक, इनका भी प्रमोशन होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ नए नाम भी इसमें है जो पश्चिम बंगाल से, यानी 2 नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, जिन नामों का मैं जिक्र कर रहा था। यदि 2 चेहरे वहां से कम हो रहे हैं तो 2 चेहरे वहां पर नए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं सरकार की, वही है कि एक तो हर वर्ग को साधना है, दूसरा मैसेज ये देना है कि अल्पसंख्यक के बारे में जो पहले से मैसेज जाता रहा, खासकर नेगेटिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद से ये चीजें दिखाई दे रही। तो अब तमाम सारे मुद्दों पर बीजेपी काम कर रही है। चलिए, यानी कहा जा सकता है कि सियासत के साथ साथ टैलेंट का भी बैलेंस जो है वो यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में दिखेगा। सुरेश सर, सहमत हैं आप इससे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं इससे सहमत हूं कि मोदी जी के साथ काम करने के लिए आपकी स्पीड तेज होना चाहिए। स्पीड केवल कदमों की नहीं है,
मानसिक स्तर की स्पीड भी तेज होना चाहिए, निर्णय लेने की स्पीड भी तेज होना चाहिए। तो जो लोग, जिसको हमारी हरियाणा की भाषा में मट्ठा कहा जाता है कि वो ढंग से नहीं चल पा रहा, वो सब बाहर हो जाएंगे धीरे धीरे। वो चाहे फिर उम्र की बात करते हो, चाहे जो है स्वास्थ्य की बात करते हो। कुल मिलाकर के ये है कि जो स्वास्थ्य और उम्र की बात करने वाले हैं वो परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाए, इसलिए उनको हटना पड़ता है। व्यक्ति से है मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये संकेत में मैंने कहा कि जो लोग ढंग से काम नहीं कर पाए, धीरे धीरे उनकी छटनी। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैंने महसूस की है कि कई बार क्या है, प्रधानमंत्री जो है और मुख्यमंत्री जो है वो संबंधों का लिहाज करके भी लोगों को रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ तो मुरब्बत का खेल नहीं है, यहाँ देश को आउटपुट देने के लिए सरकार में आए हैं, कोई सत्ता भोगने के लिए नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है ये सारा संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया है और उसको हम अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार, और मैं ये मान के चलता हूं कि मंत्रिमंडल में उन लोगों का चयन किया। अब बाबुल सुप्रियो की बात है, अब आप गाना गा करके कितने दिन तक मंत्री बन पाएंगे? तो आपको आउटपुट देना पड़ेगा। तो आउटपुट के मामले में वो असफल रहे, ये सारे विधानसभा के चुनाव में हारना उस बात को बताता है कि एक लोकसभा का सदस्य अपने विधानसभा 6 सीट से हार गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप जो है परफॉर्मेंस यदि नहीं देंगे तो आप साथ नहीं चल सकते। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण पक्ष है और मैं इस पक्ष के से सहमति व्यक्त करता हूँ। परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन योजनाओं की बात होती है उनका क्रियान्वयन ठीक से हो, जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वो भी जनता के बीच ठीक से पहुंचे। और इसलिए प्रकाश जी, अब ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो बैलेंस बनाएंगे सियासत का, टैलेंट का। और इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से युवाओं के साथ साथ MBA, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और इससे जुड़े हुए लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो क्या जब ऐसी शार्प टीम साथ होगी तो उन सारी योजनाओं पर बेहतर काम होगा आने वाले दिनों में? नाज़नीन जी, इस देश में लोकसभा का सदस्य बनना या राज्यसभा का सदस्य बनना भी बहुत बड़ी प्रतिभा चाहिए उसके लिए। और केंद्र में कोई भी मंत्री, अब तक कोई भी मंत्री रहा, वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं होता। अब तक जो मंत्री रहे वो भी बहुत विशेष थे। बाबुल सुप्रियो की बात पे मैं सहमत हूँ कि जो बाबुल सुप्रियो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, मोदी लहर में वे लोकसभा चुनाव जीत गए, लेकिन जब लहर चली ममता की तो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे ख्याल से तो उनको लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए, भले इस्तीफा मंजूर हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आप विधायक हैं और पंच का चुनाव आप हार गए तो इसकी क्या बिसात है? आप पार्षद के लायक नहीं है और विधायक हैं, तो मेरे ख्याल से उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मंत्री बने रहे। सांसद बने रहे, ठीक है, तो उनका इस्तीफा बिल्कुल स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को जनता नहीं चाहती उन्हें पूरा देश क्यों झेले। दूसरी बात यह कि हर व्यक्ति की योग्यता सोच समझकर, देख परख कर जब लोकसभा के टिकट ही बढ़ते हैं तभी इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि क्या योग्यता है व्यक्ति की, क्या उसकी क्षमता है, क्या उद्यमशीलता है, किस क्षेत्र से आते हैं, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर चीज देखी जाती है। तो मंत्री बनने में तो इन चीजों की बहुत बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी, और अगर कोरोना काल नहीं होता, कोरोना की लहर नहीं आती, तो शायद ये पुनर्गठन या विस्तार काफी पहले हो चुका होता। लेकिन बहुत सोच समझकर एक एक मंत्री के कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री ने खुद की। प्रधानमंत्री निवास पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाने के लिए कहा और एक एक मंत्री की समीक्षा उन्होंने की और खुद निर्णय किया है। चलिए, बिल्कुल सैनी सर, अगर देखा जाए इस पूरे फेरबदल में, और जैसा कि कहा भी गया प्रकाश सर की तरफ से कि पहले हो गया होता, लेकिन अगर हम देखें मध्य प्रदेश की सियासत में और जिस तरीके से सिंधिया जी का दखल भी बढ़ा, अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और इससे अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में सियासत को समझने की कोशिश करें, क्या लगता है क्या बदलाव दिख सकता है? क्योंकि फेरबदल हुए हैं, राज्यपाल के लिहाज से देखा जाए वो भी फेरबदल सामने आए हैं, तो MP की सियासत में क्योंकि विपक्ष कमजोर नजर आता है, आरोपों में कोई कमी नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधे जनता से जुड़ती हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश से हमें लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है। यदि आप इस पर भी गौर करना पड़ेगा नाज़नीन कि पहले ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 लोगों को शायद स्थान मिल सकता है, और जैसे ही थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा दिया तो हमें लगा कि एक जगह और खाली हो गई, लेकिन अब वो जगह नहीं भरी गई। जैसे राकेश सिंह जी का नाम चल रहा, लेकिन पहले ये चर्चा भी थी कि यदि राकेश सिंह आते हैं तो फिर उस क्षेत्र से, खासकर महाकौशल से 2 मंत्री हमारे पास है, एक तो प्रहलाद पटेल, दूसरे बात करें इस्पात मंत्री, और
दो जगह यदि राकेश सिंह को लिया जाता तो फिर एक अलग तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती, किसी और को इस्तीफा देना पड़ता। दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय जी की चर्चा बहुत चली, लेकिन यह भी एक भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि आपका बेटा यदि कुछ है तो फिर आपको आगे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की सियासत की बदलने की बात करें तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया बनकर उभरने वाले हैं। यानी भले बीजेपी ये कहती रहे कि जो बीजेपी में आ जाता वो बीजेपी का हो जाता, लेकिन धड़े तो दिखाई देते हैं साफ तौर पर। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि मालवा का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ गोविंद राजपूत वहां दिखाई दे रहे हैं, तुलसी सिलावट दिखाई दे रहे हैं, तो वो किसके लोग हैं? वो सीधे तौर पर उनके लोग हैं। तो ये एक अलग तरह की स्थिति जरूर मध्य प्रदेश में निर्मित हो सकती है। लेकिन जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया सबको साथ लेकर आगे बढ़े हैं, मिलने मिलाने का उन्होंने काम किया, संघ को थामने, कल भी जब वो उज्जैन गए तो सबसे पहले संघ के कार्यालय गए महाकाल के दर्शन करने के बाद, तो हमें लगता है वो तमाम सारी चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा, बीजेपी के पास दो चेहरे बड़े हैं, एक तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो केंद्रीय यदि मंत्री बनकर आ रहे हैं, जैसा लग रहा है कोई बड़ा मंत्रालय उनको मिलने वाला, तो हमें लगता है कि दो चेहरे मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाले। बिल्कुल। और अगर देखा जाए प्रकाश सर, इसमें कुछ ऐसे पुराने भी चेहरे हैं जिन्हें अब राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपने काम किया है, जैसा कि सुरेश सर ने कहा कि बारीक नजर रहती है प्रधानमंत्री की, अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी छुट्टी होना तय है, क्योंकि जो सोचा गया है देश हित के लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। निश्चित ही नाज़रीन जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ता है, उनका कद वैसे ही काफी, क्योंकि वो पहले मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही है और वापस बीजेपी की सरकार बनाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। दूसरी बात ये कि थावरचंद गहलोत जी की जगह अगर सिंधिया जी आते हैं तो आप देखिए सिंधिया जी का जो अध्ययन है, उनकी पढ़ाई लिखाई और केंद्र में मंत्री पद होने का अनुभव उनका, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, जिससे उनके काम का लाभ पूरे देश को मिल पाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति करने में वो लाभ पूरे देश को नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश को उससे लाभ मिलेगा। और योग्य लोगों की कमी है, वो काफी युवा हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम है, 25 साल तो कम से कम वो सक्रिय रह ही सकते हैं राजनीति में, तो उनका अनुभव लंबे समय तक देश को और पार्टी को मिलता रहे। सुरेश सर, क्या लगता है आपको 50 की उम्र से कम ऐसे कई चेहरे होंगे जो इस कैबिनेट में शामिल होंगे, और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि अनुभव भी काम आएगा, टैलेंट भी काम आएगा, और आगे की राजनीति में सक्रिय रहने के लिए ऐसे ही चेहरों की जरूरत है जो एक्टिव रह सके जनता के बीच? नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। प्रकाश जी ने जैसा कहा है कि सिंधिया जी 25 साल तक जो है राजनीति करने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे यदि कम उम्र के लोगों के शैक्षणिक स्तर और उनकी जो काम करने के लिए आउटपुट देने की प्रतिभा है, इन दोनों का समावेश करके यदि मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है और उनके पास जीवन काल काफी है, तो मुझे लगता है कि जो संघ सोचता है कि पीढ़ियों की संरचना की जाए, संघ जो है वो कभी भी एक जिंदगी की नहीं, 3 जिंदगियों की, तीसरी पीढ़ी तक की संरचना करता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, इसी प्रकार की संरचना कर रही है। और ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, इस विस्तार में भी कहीं कहीं वो धारणा जो है फिर से जो है परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो मोदी जी के बाद का समय होगा, या मोदी जी की उम्र बहुत हो जाएगी, तब भाजपा यदि सत्ता में रहती है तो कौन सरकार संभालेंगे। तो ये सब जो प्रभावशाली लोग हैं, ये अपनी देख रेख में ही मंत्रिमंडल के नए स्वरूप को, संगठन के नए स्वरूप को तैयार कर लेते हैं। आपको तो याद ही है नाज़रीन जी, मध्य प्रदेश में जब युवाओं को लिया गया और बुजुर्गों को साइड में बैठाया गया, तो आपके सामने कोई चूं की आवाज नहीं आई, कोई खबर भी नहीं बनी हमारी। उसका कारण ये था कि वो जो लोग हटाए गए थे, उन्हें भी ये मालूम है कि पीढ़ी परिवर्तन और अगली संरचना के तहत हमको लोग लेना है, तो इसलिए विरोध का भावना नहीं पैदा होती। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार में आयु की सीमा के नीचे के लोग, जो 50 से कम के लोग लिए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसी जो अवधारणा के प्रतिफल के रूप में सामने। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीजों को समझा जाता है बीजेपी में, और किसी तरह का द्वेष या किसी तरह का विरोध सामने नहीं आता मनोज सर। और खास बात अगर हम यहाँ पर देखें, जिस तरीके से दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग और पिछड़े क्षेत्रों के जमीनी नेताओं को चुना गया है, ये भी एक इशारा कर रहा है। हालांकि अल्पसंख्यक वर्ग से अगर हम देखें 5 मंत्री दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बयान की बात हो, संघ की या संगठन की बात हो, उनकी नीति या उसकी विचार की बात हो, वो इसमें झलक दिखाई दे रही है।
देखिए, जैसा आप उम्र की बात कह रहे थे, पहले मैं उसको 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के होंगे और कुल मिलाकर 43 मंत्री 43 मंत्री बनाए जा रहे हैं। पहले चर्चा ये थी कि 53 ऑलरेडी है तो 28 लोग मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर चर्चा ये भी चली कि 17 से 22-23 के आसपास मंत्री बनेंगे, पर इस्तीफा लेकर अब ये संख्या 43 के आसपास पहुंच गई। तो ये भी मानकर चलिए नाजनीन की कुछ और भी चेहरे होंगे जिनके थोड़ी देर बाद हम कह पाएंगे कि और इस्तीफे कुछ हो गए हैं, क्योंकि 43 मंत्री बनाया जाना, उसमें से भी अलग अलग यदि हम देख लें तो ओबीसी के करीब 21-22 मंत्री बन रहे हैं, 25 मंत्री ओबीसी के बन रहे हैं, उसके अलावा अल्पसंख्यक की आपने 5 की बात की है, एससी से करीब 12 मंत्री बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये संख्या 43 पहुंच रही। तो निश्चित रूप से हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि 25 राज्यों के लोगों को इसमें स्थान मिल रहा है, मतलब हर राज्य से कुछ ना कुछ स्थान देने का प्रयास किया गया है। तो बीजेपी अपना एक विस्तार भी करना चाहती है और विस्तार के में ये दिखाना चाहती है कि हमें आपकी भी चिंता, सरकार हमारी है या नहीं है अलग मुद्दा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो अपनी जगह भी खोजने का प्रयास कर रही। तो ये एक तीर कई सारे निशाने इसमें दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि कुछ और नाम सामने आ सकते हैं और इस वक्त जो खबर मिल रही है कि संजय धोत्रे, उनका भी इस्तीफा हुआ है, इसके साथ ही राव साहेब दानवे, उनका भी इस्तीफा हुआ। तो अभी लगातार अगर देखा जाए शाम तक की अगर हम बात करें, कुछ फेरबदल, कुछ इस्तीफे और इनकी जो बढ़ती संख्या है वो धीरे धीरे सामने आएगी। और प्रकाश जी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार सक्रियता की बात की जा रही है, विपक्ष के कमजोर होने की बात की जा रही है, न सिर्फ सिंधिया बल्कि कुछ और नाम भी थे, चाहे हम जितिन प्रसाद की बात करें या कुछ ऐसी जो नाराजगी, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। राहुल गांधी ट्वीट के जरिए तो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को अपनी सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें हैं, कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। प्रियंका गांधी की अगर हम एक्टिवनेस की बात करें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को किस चीज की अभी ज्यादा जरूरत दिख रही है? सरकार में जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की इस वक्त भूमिका क्या होनी चाहिए? नाज़रीन जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो संगठन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। संगठन की तरफ अगर ध्यान दिया होता तो कांग्रेस की ये बदहाली नहीं होती। कांग्रेस ने कभी संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब राज्यों के चुनाव होते थे तो वो कांग्रेस पार्टी की आला कमान राज्यों की तरफ ध्यान नहीं देती थी, केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखती थी। उसे लगता था कि हमारा काम तो प्रधानमंत्री बनना है, हमारे नेताओं को तो प्रधानमंत्री बनना है और देश पर राज करना। जी। अगर उन्होंने संगठन की तरफ ध्यान दिया होता तो आज उनकी ये हालत नहीं हुई होती। एक और बात देखिए कि बीजेपी में पूरा का पूरा संगठनात्मक ढांचा तय है। वहां तय है कि प्रदेश अध्यक्ष 60 साल से कम की उम्र का होना चाहिए, संभाग का अध्यक्ष इतने साल से कम का होना चाहिए, भाजयुमो का अध्यक्ष इस उम्र का होना चाहिए। हर व्यक्ति की सीमा तय है, एक रूपरेखा तय है। अब कांग्रेस अगर 70 व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर काम चलाना चाहती है तो क्षमताएं कैसे आएगी? दूसरी बात है कि लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस में जो 2.5 लोग हैं या 3 लोग हैं, उनके भरोसे कांग्रेस कब तक चलेगी जब तक आम आदमी से जुड़ेगा नहीं। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका बड़ी थी, देश आजाद हुआ, नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, लोगों ने कांग्रेस को चुना, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चुनते गए। लेकिन ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं कि अनंत काल तक लोग उसे चुनते रहेंगे। उसे खुद भी सुधार करना ही पड़ेगा। सुधार की भी जरूरत है, कुछ करके दिखाने की भी जरूरत है। और अगर देखा जाए एक बड़ा फर्क दिखाई देता है, कांग्रेस नेताओं में महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा हावी दिखती हैं। उम्र का कोई बंधन नहीं दिखता, किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आता। कुछ वक्त पहले अभी प्रियंका कहती हुई नजर आई थी कि संगठन पर फोकस करना होगा। सुरेश सर, क्या लगता है कांग्रेस की कमियों को अगर देखें, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सुधार की गुंजाइश की अगर हम बात करें या जो शीर्ष दल के नेता हैं अगर उनकी हम बात करें, क्या लगता है फेरबदल क्या होना चाहिए ताकि एक मजबूत विपक्ष भी सामने दिखे? कांग्रेस के समर्थक एक पत्रकार हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उन्होंने एक सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बना लेनी चाहिए जैसा इंदिरा गांधी ने बनाई थी। तो यदि एक तो ये सुझाव है, दूसरा सुझाव ये है कि कांग्रेस का जो अदर देन गांधी परिवार है वो इतना नर्वस और असहाय है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और उसका सबसे बड़ा कारण है, जो मेरी जानकारी है और मैं समझता हूं मेरी जानकारी 99% तक पुष्ट है, कि देश भर में कांग्रेस के जो कार्यालय हैं वो सारी संपत्ति राजीव गांधी ट्रस्ट में समाहित हो गई है। इसलिए कांग्रेस के पास एक धेले का काम नहीं बचा, सब राजीव गांधी ट्रस्ट की संपत्ति है। इसलिए मजबूर है कांग्रेस के नेतागण जो
उस ट्रस्ट के अधीन कार्यालयों में बैठ करके अपना काम चला रहे हैं। इसलिए ये जो कांग्रेस है, इसका भाग्य जो है अब तो या तो ये गांधी परिवार ही तय करेगा, क्योंकि बाकी किसी के हाथ में नहीं है। और जो शरद पवार टाइप से लोग बाहर निकल करके नया संगठन बना सकते हैं, तो हो सकता है वो कांग्रेस का विकल्प हो जाए। तो ये एक बड़ी स्थिति कांग्रेस के लिए है। जो राहुल गांधी, आपने अभी प्रकाश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ट्वीट के सहारे सारा खेल चलते हैं, मनोज भाई ने भी शायद यही बात कही है। तो मुझे लगता है कि जो ट्वीट के सहारे चलने लग गए हैं, उनका जनता से टूटना तय हो जाता है। तो ये सब लोग जनता से टूटे हुए हैं। कमलनाथ जी ने 1.5 साल सरकार चलाई यहाँ मध्य प्रदेश में, लेकिन वल्लभ भवन में कारपोरेट ऑफिस चलता था। राज्य के लोगों के सामने जाकर के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं गया। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, ये परिस्थितियां कांग्रेस को दूर करती हैं। पहले इंदिरा जी का चेहरा होता था, उनकी बात को सुना जाता था, उनका नेटवर्क नीचे तक होता था। एक आदिवासी भी ये कहता था कि ये पंजा छाप कांग्रेस जो है वो है। तो वो एक पार्टी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में जो अवधारणा थी लोगों की, वो अवधारणा कोई प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन सोनिया गांधी जी भी नहीं कर पाई। प्रियंका गांधी जो एक्टिव हो रही है, अगर हम बात करें जिस तरीके से छोटी छोटी जाति और वर्गों के लोगों से मुलाकात करना, बात करना, आजकल वो संगठन पर भी ध्यान देने की बात कर रही है, तो क्या लगता है, क्या बात सुनी जाएगी या फिर राहुल गांधी उन्हें बार बार आगे बढ़ाने की जो बात की जाती है, और अगर पार्टी पर गौर करें, अभी तक अध्यक्ष भी तय नहीं कर सकी है, ये जो कमियां हैं इन्हें कैसे देखते हैं? नाजनी जी, मैं जो कहने जा रहा हूं वो मुझे भी मालूम है कि ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये मान कर चलता हूं कि जो राहुल गांधी जी का बौद्धिक लेवल है, उससे कुछ कम ही प्रियंका जी का है। क्योंकि वो जब भी भाषण देने के लिए लगती हैं तो कम से कम 20-25 लाइन तो बोलती हैं, 26वीं लाइन में वो राहुल गांधी से भी ज्यादा भटक जाती हैं। तो जो ये परिस्थितियां हैं, इनको नहीं सुधारेंगे तब तक उनका आउटपुट नहीं जाएगा। देखिए, आप किसी से, मैं आपसे बात कर रहा होता हूं और 10-15 मिनट में आपसे बात करूंगा और 5 सेंटेंस के बाद यदि मैं बहकी बातें करने लग जाऊंगा तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। ये परिस्थितियां यहाँ निर्मित हो चुकी हैं और कोई कह नहीं पाता। इसलिए नहीं कह पाता कि क्योंकि क्या जरूरत है कहने की, मुझे भी क्या जरूरत थी ये कहने की। वास्तविकता ये है, आपने कांग्रेस के भविष्य के लिए पूछा, इसलिए मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस को संचालन करने वाले लोग हैं, उन्हें जनता की भावना को समझना चाहिए और जनता के साथ वही अटैचमेंट करना चाहिए जो इनके पूर्वज करा करते थे। और वो जब तक आपके कंधे पर हाथ रख करके आपके पीड़ा को हरने का प्रयास नहीं करेंगे, आपसे बात करते करते वो मोदी की आलोचना करने लग जाएंगे, तो फिर मोदी की तरफ ध्यान जाएगा। चलिए, वक्त घटता जा रहा है, एक प्रतिक्रिया प्रकाश जी से भी लेना चाहूंगी। प्रकाश सर, मोदी सरकार अपना काम जो है लगातार कर रही है, कुछ परेशानियां आई जिसकी वजह से कैबिनेट विस्तार टल गया, लेकिन अब लगभग सब कुछ तय हो चुका है। वो चेहरे भी लगभग तय हैं जो आज शाम को सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच जो ये कहा गया, सुरेश सर जैसा कह रहे हैं, क्या लगता है विपक्ष में जो चेहरे मूल भूमिका निभाने की बात कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है? लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सिकुड़ती चली गई, ये एक वजह है और इस वजह से विपक्ष मजबूत होकर सामने नहीं आ पा रहा? नाज़नीन जी, आज के जमाने में राजनीति 24/7 का काम, ये 9 से 5 या 10 से 6 का काम नहीं, और ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि काम कर लिया तो कर लिया जी। आप देखिए, जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे तब वो किस तरह कार्य करते थे। कभी वो चार्टर प्लेन में नहीं गए, कभी वो किसी होटल में नहीं रुके, वे हमेशा कार्यकर्ताओं के घर, लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किए, एक संगठक के रूप में जो काम उन्होंने किया, आप उनकी नीतियों से, फैसलों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस निष्ठा से उन्होंने संगठन के लिए कार्य किया, जिस निष्ठा से उन्होंने लगातार 6 बार लोकसभा का टिकट उनका काटा गया और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, लेकिन उन्होंने चू नहीं की। ठीक है। अभी सुरेश जी ने जो बात कही कि कांग्रेस आम जन की तरफ नहीं देखती, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की ओर तो देख ले, पहले अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर ले, तो ही बहुत बड़ी बात बिल्कुल, क्योंकि पार्टी उनसे ही बनती है। वक्त घटता जा रहा है सैनी सर, हमने लगभग सभी पहलुओं पर बात की है। अब शाम का इंतजार रहेगा, उसके बीच बीच में भी हम अपने दर्शकों से जुड़ते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि एक मजबूत टीम जो है वो मिलने जा रही है आज शाम को।
देखिए, हमें लग रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा, और निश्चित रूप से एक तीर कई निशाने मोदी ने चला दिए। यदि विपक्ष कोई सवाल खड़े करता, चूंकि बात विपक्ष की हो रही है, तो मुझे लगता है चर्चा 15-20 दिन तक इसी बात को चलती रहेगी, किस तरह से मंत्रिमंडल मोदी जी ने बनाया, जिसमें युवाओं को जगह दी, जिसमें पिछड़ा वर्ग को जगह दी, जिसमें महिलाओं को जगह दी, जिसमें पढ़े लिखे जैसे 6 डॉक्टर हैं या 13 वकील है या अन्य ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल किए गए। मतलब ये कि सरकार बदल गई है और एक युवा चेहरे के साथ अलग अलग चलिए, विभागों सरकार के साथ बदल आगे रही है, बढ़ लेकिन बदली हुई सरकार से क्या कुछ देश हित में बदलेगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IND 24 के साथ।